जैसा कि हमने पिछले क्लास में अधिगम के अर्थ को सीखा, अधिगम के अर्थ को सीखने के बाद अब जो हमें उसमें सीखना है वो सीखना है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान पूछता है उसमें अधिगम से बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं, जैसे टेट, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस, आपका DTSSB। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिगम से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आते हैं, और वे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वे सब अधिगम के प्रभावित करने वाले जो कौन कौन से कारक हैं उनसे संबंधित होते हैं। तो हम आज सीखते हैं पहला जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है उसे हम कहते हैं पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम, पूर्व अधिगम। अधिगम का अर्थ है कि पहले से हमने क्या सीखा है, जो चीज हम पहले से सीखे हैं अगर उससे संबंधित कोई नई चीज हम सीखते हैं तो वो चीज हम बहुत आसानी से सीख जाते हैं। लेकिन यदि हमने पहले से कुछ चीज नहीं सीखा है और जो चीज हमें नई चीज सीखने को दी गई है और उनमें कोई समरूपता नहीं है, अगर समरूपता नहीं है तो जो नई चीज सीखनी है उसमें बहुत दिक्कत आती है और साथ में उस चीज को सीखने में हम बहुत अधिक समय लेते हैं। इसलिए जो कुछ हमने पहले सीखा है अगर उससे संबंधित कोई नई चीज सिखाई जाती है तो हम उसे बहुत ही आसानी से और जल्दी सीख जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अधिगम कभी शून्य से शुरू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम सीखने जाते हैं तो उसके बारे में या उससे संबंधित कुछ न कुछ हम पहले जानते हैं। इस तरह से जो पूर्व अधिगम है वह अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद जो हमारा अगला अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वो है बुद्धि। बुद्धि, देखिए इंटेलिजेंट, जो बुद्धि है वो कैसे अधिगम को प्रभावित करती है। तो बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि जिसके पास खोपड़ी बहुत बड़ी है तो उसके पास तीव्र बुद्धि होगी और जिसके पास छोटी बुद्धि है वो कमजोर बुद्धि का होगा। यहाँ पे तीव्र बुद्धि और कमजोर बुद्धि के कॉन्सेप्ट को समझें तो जो कमजोर बुद्धि के लोग होते हैं, कमजोर बुद्धि, तो जो कमजोर बुद्धि के लोग होते हैं इनमें सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता थोड़ी कम पाई जाती है। तो ये होता क्या है कि जो कमजोर बुद्धि के लोग होते हैं जिनमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है वो आसान विषयों को भी बहुत देर से सीखते हैं और जल्दी से भूल जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम किसी तीव्र बुद्धि के व्यक्ति या बालक को कोई कठिन चीज भी सीखने को देते हैं तो उस कठिन चीज को भी वो तुरंत सीख जाते हैं और उसको भूलते भी बहुत देर से हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी बालक का या व्यक्ति का बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता अगर तीव्र है तो वो किसी चीज को बहुत जल्दी से सीखेगा और बहुत देर से भूलेगा। लेकिन अगर उसकी कमजोर क्षमता है तो वह विषय वस्तु को बहुत देर से सीखेगा और बहुत जल्दी भूल जाएगा। इस प्रकार बुद्धि अधिगम जब हम करते हैं तो उसको प्रभावित करती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य कैसे प्रभावित करता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर व्यक्ति का या बालक का स्वस्थ शरीर नहीं है, बीमारियों से ग्रसित रहता है, हमेशा कमजोर रहता है, तो जब बालक स्वस्थ ही नहीं रहेगा वो तनाव में रहेगा। तो जब कोई चीज उसको सीखने को दी जाएगी तो उस चीज में उसको समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि उसका स्वास्थ्य उसका साथ नहीं दे रहा है। शरीर जो होती है वह किसी क्रिया को करने के लिए तैयार है कि नहीं, इस पर निर्भर करता है कि वह स्वस्थ है कि अस्वस्थ। अगर अस्वस्थ बालक है और किसी चीज को सिखाया जाए, मान लीजिए उसे गणित सिखाया जाता है
और गणित सिखाया जा रहा है, और अगर सिर दर्द कर रहा है और गणित आपने सिखाने को दे दिया, अब उसमें दिमाग देना है, और जब आप बालक उसमें दिमाग देने की बात आएगी जब, तो वो उस चीज़ को सीखने में बहुत समय लेगा, या ये कहें कि उसका उसमें मन नहीं लगेगा और वो सीख नहीं सकता। इसमें हमारा स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा कि अभी बताया गया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अगला जो टॉपिक है, या ये कहें कि अगला जो अधिगम को प्रभावित करने वाला तथ्य है, वो है आपका उम्र। उम्र की बात करें, उम्र यूँ कहें कि उम्र शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस अवस्थाओं से उम्र होकर गुजरती है। तो जब किसी चीज़ को सिखाया जाए या अधिगम कराया जाए तो उसमें एक उम्र को बहुत ही ध्यान देने की चीज़ होती है, क्योंकि उम्र के हिसाब से कोई बात सिखाई जाए तो वो उस चीज़ को सीख सकता है आसानी से। अब जैसे किसी बालक को हमें अमूर्त चिंतन करना है और हम उसे ध्यान लगाने की बात सिखा रहे हैं, तो जैसे 8 का बालक है तो हमने कक्षा 8 के बालक को कहा कि चलिए हम लोग आज ध्यान लगाएंगे, तो वो 10 मिनट तक दिमाग को शांत करने की कोशिश करेगा, और हो सकता है कि 10 या 5 मिनट के बाद ही वो अपनी आंखें खोल दे और अगल बगल देखना शुरू कर दे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस बालक की जो उम्र है, या ये कहें कि उसका जो अनुभव है, वो उम्र के हिसाब से अमूर्त चिंतन के लायक नहीं है। इसलिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इन सभी अवस्थाओं में बच्चों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। इसलिए उम्र के हिसाब से अगर हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो बालक उस चीज़ को आसानी से सीख सकता है, और अगर उसके उम्र के हिसाब से नहीं है तो उस चीज़ को सीख नहीं सकता। अगला जो है हमारा यौन। यौन भी अधिगम को प्रभावित करता है। यौन मीन्स सेक्स। सेक्स मीन्स क्या होता है कि लड़का और लड़की। ऐसा क्या है? अगर समान उम्र के लड़का और लड़की हैं तो ये देखा गया है आनुवंशिक तौर पर कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की तुलना में तेजी से सीखती हैं, या यूं कहें कि समान उम्र के लड़के और लड़कियों में आनुवंशिक तौर पर लड़कियों के अंदर सीखने की, समायोजन करने की जो क्षमता होती है वो लड़कों की तुलना में अधिक पाई जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि आप, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो शादी विवाह की उम्र होती है उसमें लड़के और लड़कियों की उम्र में अंतर पाया जाता है, क्योंकि लड़का 21 साल का जब होता है और लड़की 18 साल की होती है तो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, यूँ कहें कि समायोजन करने की वातावरण में क्षमता होती है, ये दोनों की समान पाई जाती है। ये कैसा? ये हमारा मनोविज्ञान ये कह रहा है। ठीक है, तो जो यौन है, उम्र है और स्वास्थ्य, ये भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने में, वो है अवधान। अवधान, अवधान किसे कहेंगे? इसे अंग्रेजी में अटेंशन कहते हैं। तो अवधान यानी कि ध्यान लगाना, यानी किसी चीज को सीख रहे हैं तो आपकी कितनी इंद्रियां उसमें काम कर रही हैं। आपकी ज्ञान इंद्रियां जितनी हैं, अगर किसी चीज में सीखने में आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां काम कर रही हैं तो उस चीज को हम बहुत तेजी से सीख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो ध्यान है और अधिगम, तो ध्यान और अधिगम इन दोनों में जो संबंध होता है वह धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध। धनात्मक संबंध का अर्थ है कि यदि हम किसी चीज को अधिगम कर रहे हैं तो अगर हमारा ध्यान है तो जिस चीज को जितना अधिक ध्यान लगाएंगे वो उतना ही अधिक हम उस चीज को सीखेंगे, यानी कि उस चीज को बहुत तेजी से सीखेंगे। अगर ध्यान नहीं लगाते हैं तो वो चीजें हम बहुत देर में सीखते हैं या सीख भी नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान और अधिगम या पढ़ने
लिखने में धनात्मक संबंध है, अर्थात ध्यान अधिक लगाएंगे तो हम अधिक सीखेंगे, कम ध्यान लगाएंगे तो कम सीखेंगे। इस अवधान के बाद अगला जो है हमारा वो है अभिरुचि। अभिरुचि अधिगम को अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट कैसे प्रभावित करती है। देखिए, अगर किसी बालक को किसी चीज में रुचि है और उसे वही काम दिया जाए या वही चीज सिखाई जाए तो वो बालक उसको बहुत ही आनंदमय तरीके से सीखता है। लेकिन अगर बालक को उसमें रुचि नहीं है और वही काम दिया जाए सिखाने को तो उसमें बच्चे को खिन्न होती है और उस चीज को सीखने में वो रुचि पैदा नहीं करता है, या यूं कहें कि उस चीज को सीखता नहीं है। अगर वह उस काम को दे दिया गया है जिसमें उसकी रुचि है तो वो बालक आनंदमय होकर उस चीज को बहुत आसानी से सीखेगा और तेजी से सीख लेता है। लेकिन जिसमें रुचि नहीं रहेगी और वही काम उससे ज़बरदस्ती सिखाया जाएगा या कराया जाएगा तो उस चीज़ को वो कर नहीं सकता, उस चीज़ को आसानी से सीख नहीं सकता। इसलिए जो अधिगम है किसी भी बालक को जब कराया जाए तो उसको सबसे पहले उस चीज़ में रुचि पैदा की जाए जिसे हम सिखाना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अधिगम का अर्थ सीख रहे थे तो पतंजलि महोदय ने रुचि का सिद्धांत दिया था, या यूं कहें कि रुचि बच्चे के अंदर पैदा की जाए। अगर रुचि पैदा नहीं हो रही है तो वहाँ हमने देखा था कि कैसे उनके अंदर रुचि पैदा की जाए। उनके अंदर उस विषय वस्तु के प्रति उद्देश्यों को बताया जाए, उसके क्या भविष्य में उपयोग आने वाले हैं, तो बच्चा उसमें रुचि ले सकता है। अगली बात है अभिक्षमता। अभिक्षमता इसको हम एप्टीट्यूड भी कर सकते हैं, यही कहें कि कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता। हर एक बालक की अपनी अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है। कोई बालक की कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है और किसी बालक की कार्य क्षमता बहुत कम होती है। तो जिस बालक की कार्य क्षमता अधिक होगी वो किसी चीज़ को सीखने में अधिक प्रयत्न करेगा, जल्दी थकेगा नहीं, और जो कमज़ोर होगा यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता कम है तो वह उस चीज़ को सीखेगा नहीं। या इस तरह से कहें कि जिसके कार्य करने की क्षमता कम होगी वह जल्दी थक जाएगा, या इसे कहें कि वह कार्य को सही तरीके से कर नहीं सकता। इसमें हम अगला जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वो है, जैसा कि आपने अधिगम के अर्थ को जब सीख रहे थे तो उसमें एक शब्द आया था परिपक्वन, जिसको कि हम मैच्योरेशन भी कहते हैं। तो जो आपका अगला अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वह है परिपक्वन, मैच्योर। यहाँ हम देखें कि परिपक्वन किसे कहेंगे, इसके सामान्य परिभाषा को भी जान जाइए कि परिपक्वन क्या है। तो कहते हैं कि वृद्धि व विकास की वह चरम अवस्था जिसके बिना हम कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते, कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास एक वृद्धि शब्द है और एक विकास शब्द है, तो वृद्धि और विकास की वह अवस्था कौन सी? चरम अवस्था, यानी कि सर्वोत्तम अवस्था, जिसके बिना हम व्यवहार में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात हमको जब कोई भी कार्य सीखना हो या किसी कार्य में हम कुशल होना चाहते हैं
तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है परिपक्वन को प्राप्त करना। अगर हम मैच्योरेशन पीरियड को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, परिपक्वन को नहीं प्राप्त करते हैं, तो हम चाहे जितना अभ्यास कर ले, हम उस चीज़ को सीख नहीं सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी बच्चे को लिखना सिखाना है, तो उसके जो मांसपेशियां हैं, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाएंगी इस कलम को पकड़ने के लिए, तब तक हम बच्चे को सिखा नहीं सकते लिखना। बच्चे को बोलना सिखाना है तो हम बच्चे को तब तक बोलना नहीं सिखा सकते जब तक कि उसकी वाक इंद्रियां उस शब्दों को या अक्षरों को बोलने के लिए परिपक्व न हो जाए। ठीक उसी तरीके से एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बच्चे को चलना सिखाना है। तो जब बच्चे को चलना सिखाना है तो बच्चा कैसे चलना सीखेगा? जब तक उसके पैरों की मांसपेशियां उसका भार सहने के लायक नहीं हो जाएंगे, तब तक वो बच्चा चलना भी नहीं सीख सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम चाहे जितना अभ्यास करा लें, जब बच्चा अपने आप को अपने पैरों पे संभाल नहीं सकता, तब तक हम चलना नहीं सिखाते। तो ये जो परिपक्वन है, यह उम्र के साथ या जैसे जैसे समय बीतती है, बच्चे के अंदर स्वतः आती है। परिपक्वन भी ऐसा नहीं है कि परिपक्वन जो है कि अभ्यास के माध्यम से आएगा। यह बालक के शरीर में होने वाला परिवर्तन है, जिसमें अभ्यास का कोई योगदान नहीं होता है। अगला जो हमारा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, वो है अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिति। जैसा कि हमने देखा है कि अभिप्रेरणा का क्या काम है, तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक होता है, या ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक स्थिति होती है जो किसी क्रिया को शुरू करने एवं जारी रखने की प्रवृत्ति रखती है। क्या बताया जा रहा है अभिप्रेरणा के बारे में? कि जो अभिप्रेरणा होती है वह किसी क्रिया को शुरू करने एवं उसे जारी रखने की प्रवृत्ति रखती है। अर्थात अभिप्रेरणा उद्देश्य निर्देशित होता है, या यूं कहें कि यह लक्ष्य निर्देशित होता है, क्योंकि अभिप्रेरणा जब किसी कार्य को शुरू करने की प्रवृत्ति रखता है और उसे तब तक बनाए रखता है जब तक कि लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त न हो जाए। यानी कि जैसे ही आपको लक्ष्य या उद्देश्य आपका प्राप्त हो जाएगा, तो आपके अंदर से स्वतः ही अभिप्रेरणा यानी कि किसी कार्य को करने के प्रति जो प्रेरित हुए हैं वह समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात बोली जा रही है संवेगात्मक स्थिति। तो जो संवेगात्मक स्थिति है, जो आपके अंदर, बालक के अंदर संवेग भरे हुए हैं, अगर वह संवेग उथल पुथल की अवस्था में है, या ये कहें कि वह अपने नेचुरल अवस्था में नहीं है, तो बालक को किसी चीज को सीखने को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि किसी बालक को तनाव है, टेंशन में है बालक, अगर वह बालक को कोई चिंता अगर है, तो जब बालक को तनाव है, चिंता है, और उस स्थिति में हम उसे सिखाते हैं, तो क्या वो उस चीज को सीख सकता है? उसमें रुचि भी नहीं होगी, क्योंकि तनाव है, उसमें उसको चिंता है। उस समय अगर बालक को हम कोई काम दें तो उसमें उसकी रुचि नहीं होगी और उस चीज को जल्दी नहीं सीखेगा। लेकिन अगर बालक प्रसन्न है, तनाव मुक्त है, तो अगर हम उसे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी काम सिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो बालक उस चीज को बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उस समय उसकी जो संवेगात्मक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी अवस्था में है। इसके बाद जो हमारा अगला अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है सीखने की विधि। इस तरह से कह सकते हैं सीखने की विधि। सीखने की विधि, आइए देखते हैं कि सीखने की विधि अधिगम को कैसे प्रभावित
करती है। हर विषय को सिखाने के लिए एक विशेष प्रकार की विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे अगर हमें भूगोल पढ़ाना है तो हम भूगोल को पढ़ाने के लिए अधिकांशतः मैप का प्रयोग करते हैं, या एक किसी न किसी विशेष स्थान, जैसे कोई बांध हुआ, कोई अभयारण्य हुआ, या कोई नदी हुई, कोई समुद्र का तट हुआ, आदि चीज़ों के पास या वहाँ ले जाकर हम किसी चीज़ को सिखाते हैं, भूगोल से संबंधित जो विषय वस्तु है, तो हमें भूगोल में रुचि भी पैदा होगी और उसकी हमें वास्तविक ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि चलिए गणित सिखाते हैं, तो गणित के लिए जो शिक्षण विधि है वो अपने स्थान पर सही है, लेकिन कोई कहे कि चलिए रिहंद बांध के यहाँ बैठकर हम गणित सीखेंगे, तो क्या ऐसा है कि वहाँ जाने पर हमें गणित बहुत आसानी से और तेज़ी से सीख जाएंगे और अच्छी तरह से सीख जाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। यानी कि हर विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए जो शिक्षण विधियाँ बनाई गई हैं, उन शिक्षण विधियों का उन्हीं के लिए प्रयोग करें। जैसे इतिहास, अब इतिहास सिखाना है तो इतिहास सिखाने के लिए हम व्याख्यान विधि का भी सामान्यतः प्रयोग करते हैं, और हम उन्हें चाहें तो उन स्थानों पर भी ले जा सकते हैं जहाँ पे ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं। जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है, आगरा का किला है, दिल्ली का लाल किला है, इन सब चीज़ों पर अगर ले जाकर दिखाते हैं हम, तो बच्चा इतिहास के प्रति रुचि भी पैदा कर लेगा अपने अंदर और उसको बहुत तेज़ी से सीखेगा और वास्तविक ज्ञान से परिचित भी हो जाएगा। इसलिए सीखने की विधि, अर्थात जिस विषय वस्तु को सिखाने जा रहे हैं उसके लिए जो सुटेबल विधियां बताई गई हैं, शिक्षण विधियां, उन विधि का ही प्रयोग करके अगर हम सिखाते हैं तो अधिगम बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और सरल तरीके से होगा। इसके बाद जो हमारे पास अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें हम कहते हैं एक है सूचनात्मक पुनर्निवेशन। सूचनात्मक पुनर्निवेशन। सूचनात्मक पुनर्निवेशन, इंफॉर्मेटिव फीडबैक, अर्थात जो भी हम कार्य कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो उसमें हमारी कितनी प्रगति हुई है, उसकी अगर हमें जानकारी मिल जाती है या फीडबैक मिल जाता है तो वह हमें सीखने को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई बालक गया सीटेट का पेपर देने और उसने पहली बार सीटेट का पेपर दिया और क्वालिफाइंग मार्क है 90% लाना है, यानी या ये कहें कि 90 अंक लाना है, कितने में? 150 में। और वह बालक पेपर देने गया और पाया है नंबर 89, और वहीं एक बालक गया है जो क्वालिफाइंग मार्क है उसमें वो पाया है 56 नंबर। अगर हम देखें कि उससे जो फीडबैक मिल रहा है, अगर ये बताया ना जाए कि आप कितने नंबरों से फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, तो वहाँ पे बालक की रुचि पैदा हो भी सकती है और रुचि पैदा नहीं भी हो सकती। जैसे अगर एक बालक को 90 पे पास होना है और पेपर देने गया और उसको 89 नंबर मिल गए, तो बालक अगला जो पेपर देने के लिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटली रूप से तैयार होगा कि मेरा महज 1 नंबर से रुका है, इसलिए मैं और मेहनत करूं। लेकिन वहीं दूसरा बालक जो है जिसको फीडबैक मिल रहा है 90 में 56 नंबर पा रहा है, यानी कि यह पासिंग से बहुत दूर है, तो अब उसके अंदर एक नकारात्मक प्रवृत्ति ये होगी कि अभी तो मुझे मेहनत करनी है और मैं इसमें अच्छे नंबर ला नहीं पाया हूँ पहली बार देने पर, अभी मुझे मेहनत करनी है, तो थोड़ा वो अपने आप को ढीला रवैया अपना सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो सूचनात्मक पुनर्निवेशन है, यानी कि जो फीडबैक मिलता है, वह अधिगम को प्रभावित करता है। अगर सकारात्मक है तो बालक उस चीज़ को और तेजी से सीखने की प्रयास करेगा, और अगर नकारात्मक मिलता है, बहुत दूर रहता है अपने लक्ष्य से, तो उस चीज़ के प्रति उसके अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियां पैदा होंगी और उससे वो दूर होगा। इसलिए सूचनात्मक पुनर्निवेशन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है अधिगम में। अगला जो हमारा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वो है शिक्षक की संचार क्षमता।
शिक्षक की संचार क्षमता, शिक्षक की संचार क्षमता। इस बिंदु को देखें। जैसा कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो भी विद्वान हैं उन्होंने बहुत ही रिसर्च करके ये बताया है कि जो शिक्षक की संचार क्षमता होती है वो अधिगम को लगभग कह सकते हैं कि 40% प्रभावित करती है। जैसे कि कभी शिक्षक की आवाज़ नाक से निकल जाती है, या ये कहें कि किसी वर्ण या शब्द को वो हकला के बोलता है या तुलतुला बोलता है, तो वहाँ पे जो सीखने वाले बालक हैं वो उन शब्दों में रुचि भी नहीं ले पाते हैं और उन शब्दों का जिनको टीचर ने प्रयोग किया है उसे समझ भी नहीं पाते हैं, जो कि हमारा जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तभी जब शिक्षक पढ़ाए तो वहाँ पे शब्दों का सही तरीके से प्रयोग करे, उचित आरोह और अवरोह के साथ पढ़ाने का काम करे, जिससे कि बच्चे उसको आसानी से सीख सकें, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की संचार क्षमता 40% प्रभावित करती है। अब हम इसमें अगला जो बिंदु है वो है सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप, यानी कि जिस विषय को हम सीख रहे हैं उसका स्वरूप कैसा है। तो सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप, अर्थात जिस विषय वस्तु को हम सीखने जा रहे हैं वो किस स्वरूप का है। अर्थात जैसे कि विषय वस्तु की सार्थकता, यानी कि जिस चीज को आप सिखाने जा रहे हैं अगर वो बालक के लिए सार्थक है, यानी कि किसी काम के लायक है, तो बच्चा उसको बहुत आसानी से सीखता है और तेजी से सीखता है। इस तरह से कह सकते हैं कि जब कि कोई वस्तु या विषय वस्तु जो कि सिखाने जा रहे हैं और बालक के उपयोगी है, तो वो क्या करता है कि बालक उसमें रुचि लेने लगता है और उसको बहुत तेजी से सीखता है। दूसरी चीज है कि विषय वस्तु की लंबाई, विषय वस्तु की लंबाई का अर्थ है कि अगर ये चीज सिखाई जा रही है अगर वह बहुत बड़ी है तो बच्चा सीखते सीखते उन चीजों से ऊब जाता है, या इस तरह से कहें कि किसी चीज को अगर सिखाना है बच्चे को तो उसको छोटे छोटे भागों में करके सिखाया जाए ताकि वह बच्चा उसको आसानी से सीख सके। जैसे कि हम खंडान्वयन विधि कहते हैं, तोड़ तोड़ के, यानी कि छोटे छोटे अंशों में बच्चों को सिखाना। तो विषय वस्तु की जो लंबाई है सीखने का जो, उसको वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। अगला जो है वो है हमारा विषय का काठिन्य स्तर। विषय का काठिन्य स्तर, विषय का जो कठिन स्तर का मतलब जैसे कि कोई भौतिक भूगोल है, इतिहास है, विज्ञान है, गणित है, संस्कृत है, तो इन विषयों में हम देखें तो कुछ विषय जैसे कठिन माने गए, जैसे साइंस को कठिन माना गया है आर्ट के विषयों से, जैसे इतिहास से, भूगोल से साइंस को कठिन माना गया। तो अगर बालक की सोचने समझने की क्षमता अच्छी नहीं है और वह बालक उन कठिन विषयों को सोच नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, उनमें ध्यान नहीं लगा सकता है, तो जो कठिन विषय हैं उसमें बच्चा रुचि नहीं लेगा। या ये कहें कि जो भी कार्य सिखाने जा रहे हैं और वह कार्य कठिन है तो बच्चा फिर उसमें रुचि नहीं लेगा, और जब बच्चा रुचि नहीं लेगा, उसके अंदर उसके कार्य को करने के प्रति प्रेरित नहीं होगा, तो फिर बच्चा उसको सीख नहीं सकता। तो यहाँ विषय वस्तु का जो सार्थकता है, विषय वस्तु की लंबाई और विषय का जो काठिन्य स्तर है, वो सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप के अंतर्गत आते हैं, जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला जो है वो बिंदु है जो अधिगम को प्रभावित करता है, वो है कक्षा का भौतिक स्वरूप। कक्षा का भौतिक
स्वरूप। ये क्या कह रहा है बिंदु? कक्षा का भौतिक स्वरूप का अर्थ है कि जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्या बैठने की व्यवस्था सही है कि नहीं है, क्या वहाँ पे रोशनी अच्छी है कि नहीं है। तो जो क्लास का भौतिक स्वरूप है, बिल्डिंग अच्छी है कि नहीं है, क्या बच्चों को वो सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं जिससे वो बच्चा आसानी से वहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ सके। अगर वहाँ पे रोशनी अच्छी नहीं है, बैठने की व्यवस्था सही नहीं है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है अगर वो सही नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे उस चीज़ को जो भी कुछ सिखाया जाए तो उसमें वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पाता है, या ये कहें कि बच्चे के लिए भौतिक स्वरूप, बिल्डिंग, वहाँ की रोशनी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था नहीं है, वो प्रभावित करती हैं। यानी कि बच्चा जब सीखने जाता है तो उसे वहाँ की भौतिक जो बिल्डिंग है और ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी बच्चे को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा कि अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वे कौन कौन से हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने रखा पूर्व अधिगम को, बुद्धि को, स्वास्थ्य, उम्र और यौन, अवधान, अभिरुचि और अभिक्षमता, परिपक्वन और अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिति, सीखने की विधियां, सूचनात्मक पुनर्निवेशन और शिक्षक की संचार क्षमता, सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप और कक्षा का भौतिक स्वरूप। यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए बताया गया है क्योंकि अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनसे संबंधित हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर जो सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं जो कि अप्लाइड रूप में आते हैं, बच्चे के साथ परिस्थितियां पैदा की जाती हैं और बच्चा उसमें से कैसे अपने आप को निकाल कर सीख सके, इसी से व्यवहारिक क्वेश्चन टेट, सीटेट, केवीएस आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान लगा के सुनिएगा, समझिएगा। अगर किसी विषय वस्तु पर आपको समस्या होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम अगला जो हमारा टॉपिक आने वाला है अधिगम की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और अधिगम के सिद्धांत और अधिगम का वक्र, इन टॉपिकों को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें उन समस्याओं को भी दूर करेंगे जो समस्याएं हमको पीछे जो पढ़ते जा रहे हैं उसमें आएंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।